बाजार में एक सड़क पर लक्ष्मीबाई रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर मीठे पके हुए संतरे बेच रही थी। उनकी दो बेटियां थीं, दोनों ही मोती की तरह पली बड़ी थीं। बड़ी बेटी राधिका देश की सीमा पर सेना में अधिकारी थी। छोटी बेटी प्रिया इसी शहर की जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर थी। लक्ष्मीबाई को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व था। जब भी कोई पूछता, अम्मा आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो उनका सीना फूल जाता। वह कहती, एक देश की सुरक्षा करती है और दूसरी जिले की। लेकिन लक्ष्मीबाई आज भी कभी कभी बाजार में संतरे बेचने बैठ जाती, पर अपनी बेटियों को कभी नहीं बताती। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक इंस्पेक्टर, जिसका नाम वीरेंद्र कुमार था, अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर वहां आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और सीधा लक्ष्मीबाई की टोकरी के पास आकर खड़ा हो गया। वीरेंद्र ने टोकरी में से एक संतरा उठाया और बिना कुछ कहे मुंह में डाल लिया। लक्ष्मीबाई थोड़ी झिझकी और बोली, साहब, संतरे मीठे हैं, आप चाहे तो तोल दूं। वीरेंद्र कुमार ने घमंड से जवाब दिया, हाँ हाँ, दे दो किलो। लक्ष्मीबाई ने कांपते हाथों से संतरे तोलकर प्लास्टिक में दे दिए। वीरेंद्र ने पैकेट लिया, फिर से एक संतरा निकाला और सामने ही काट कर खाने लगा। कुछ देर तक चबाने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, यह क्या बेचा है तूने? एकदम फीका, संतरा मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है। लक्ष्मीबाई डर कर बोली, नहीं साहब, बहुत मीठे हैं, आप चाहे तो दूसरा छक लीजिए। लेकिन वीरेंद्र कुमार हंसते हुए बोला, चुप, तेरे संतरे का एक दाना भी मीठा नहीं। तूने मुझे धोखा दिया है, और सुन, मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा, समझी? लक्ष्मीबाई ने हिम्मत करके हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मेहनत से लाए हैं, कुछ तो पैसे दे दीजिए बस। यही सुनते ही वीरेंद्र कुमार का गुस्सा बढ़ गया। उसने क्रोध में झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दी। टोकरी उलट गई और सारे संतरे सड़क, गाड़ियों और नाली में बिखर गए। लक्ष्मीबाई हैरान रह गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए, होंठ कांपने लगे। उनकी मेहनत और सम्मान दोनों ही सड़क पर कुचले जा रहे थे। आसपास भीड़ जमा हो गई थी। लोग तमाशा देख रहे थे, फुसफुसा रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस वर्दी वाले से कुछ कहे। फिर वीरेंद्र कुमार ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा, बाइक स्टार्ट की और वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भीड़ में से किसी ने लक्ष्मीबाई की मदद नहीं की, लेकिन पास के ही एक घर की छत पर खड़ा एक युवक अर्जुन यह सब कुछ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वह लक्ष्मी अम्मा को बचपन से जानता था और उनका बहुत आदर करता था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया और सोचने लगा कि इस वीडियो का क्या किया जाए। उसे पता था कि लक्ष्मी अम्मा की एक बेटी सेना में है। उसने कहीं से उनका नंबर ढूंढा था। उसने तुरंत वह वीडियो राधिका के व्हाट्सएप पर भेज दिया और नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखा, राधिका दीदी, देखिए आज बाजार में आपकी मां के साथ क्या हुआ। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच सीमा की एक चौकी पर राधिका अपनी राइफल साफ कर रही थी। तभी उसके फोन पर व्हाट्सएप का मैसेज टोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा। एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। उसने वीडियो चलाया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, राधिका के चेहरे का रंग बदलता गया। उसकी शांत आंखें क्रोध से लाल हो गईं। जब उसने इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार को अपनी मां की टोकरी उठाकर फेंकते देखा, तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी मां, जिसने उसे और उसकी बहन को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज सड़क पर बेबस रो रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे। उसके अंदर का सैनिक जाग उठा। उसका मन किया कि अभी यहां से जाए और उस इंस्पेक्टर की वर्दी उतार ले। उसने अपने दांत भींचे। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने तुरंत वह वीडियो अपनी छोटी बहन कलेक्टर प्रिया को फॉरवर्ड किया। वीडियो भेजते ही उसने प्रिया को फोन लगाया। प्रिया उस वक्त अपने दफ्तर में एक जरूरी बैठक में थी। उसने अपनी बड़ी बहन का फोन देखा तो बैठक रोककर फोन उठाया और पूछा, हाँ दीदी, सब ठीक है? ठीक है, कुछ भी नहीं है, बोली राधिका। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, उसे देख, अभी के अभी देख। प्रिया ने फोन होल्ड पर रखा और व्हाट्सएप खोला। वीडियो देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी मां, उसकी प्यारी मां, सड़क पर बिखरे संतरों के लिए रो रही थी। एक साधारण इंस्पेक्टर ने उसकी मां के सम्मान को सड़क पर रौंद दिया था।
प्रिया की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो एक कलेक्टर थी, उसे भावनाओं में बहने का हक नहीं था। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, दीदी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। ये सुनते ही राधिका फोन पर गुस्से में बोली, मैं आ रही हूं, छुट्टी लेकर मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। प्रिया नरम आवाज में बोली, नहीं दीदी, आपकी जरूरत देश की सीमा पर है। ये मेरा क्षेत्र है, ये लड़ाई मैं लूंगी। मां को न्याय मैं दिलाऊंगी, कानून के तरीके से। राधिका कुछ देर चुप रही। वह अपनी बहन की आवाज में छिपे इरादे को समझ गई थी। बोली, ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। प्रिया ने कहा, आप चिंता मत करो दीदी, अब यह मेरा काम है। और फोन काट दिया। उसने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों से कहा, यह बैठक यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। प्रिया अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि एक निजी गाड़ी में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ निकली। रास्ते में उसने अपने कलेक्टर वाले कपड़े बदलकर एक साधारण सा हरा सलवार सूट पहन लिया। वह अपनी मां के पास एक बेटी बनकर जाना चाहती थी, कलेक्टर बनकर नहीं। जब वह घर पहुंची तो लक्ष्मीबाई एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। अपनी बेटी को अचानक देखकर वह घबरा गई। प्रिया, तू यहां सब ठीक तो है? प्रिया कुछ नहीं बोली। वह बस अपनी मां के पास गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। मां की गोद में सिर रखकर वह अपने आंसू नहीं रोक पाई। मां, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई ने सिसकते हुए कहा। क्या बताती बेटी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो, और वह पुलिस वाला है। छोड़ उसकी बात। आज तू इतने दिनों बाद आई है, आज मैं बहुत खुश हूं। प्रिया ने अपनी मां के आंसू पोंछे और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, अब आप गरीब और अकेली नहीं हैं। मां, आपकी बेटी इस जिले की मालिक है। मैं वादा करती हूं, जिसने भी आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी खोई हुई इज्जत मैं वापस लाऊंगी। लक्ष्मीबाई ने अपनी बेटी की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास देखा। वह बस चुपचाप उसे देखती रही। उस रात प्रिया ने एक पूरा प्लान बनाया। वह जानती थी कि अगर वह कलेक्टर बनकर थाने जाएगी तो सारे पुलिस वाले उसके पैरों में गिर जाएंगे और असली गुनहगार कभी सामने नहीं आएगा। उसे उन्हें के हाथों पकड़ना था। अगली सुबह उसने पीला सलवार सूट पहना और अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी एसडीएम राजेश को फोन किया। राजेश, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूं और यह बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। उसने कहा। जी मैडम, आदेश कीजिए। बोली, मैं अभी सादे कपड़ों में शहर के मुख्य थाने में एक शिकायत लिखवाने जा रही हूं, अपनी पहचान छिपाकर। मैं चाहती हूं कि तुम ठीक 3 घंटे बाद जिले के एसपी, डीएसपी और बाकी बड़े पुलिस अधिकारियों की टीम के साथ थाने पहुंचो। जब तक मैं इशारा ना करूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। राजेश ने कहा। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। प्रिया ने फोन रख दिया। दोस्तों, अब खेल शुरू होने वाला था। प्रिया ने एक साधारण सा पीला सलवार सूट पहना, चेहरे पर दुपट्टा डाला और एक आम नागरिक की तरह रिक्शा पकड़कर मुख्य थाने पहुंची। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक हवलदार सो रहा था और इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार और थानेदार संजय शर्मा चाय पीते हुए मजाक कर रहे थे। प्रिया डरते डरते उनकी मेज के पास गई। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। थानेदार संजय शर्मा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ? किसने परेशान किया? जी, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर का नाम लिया, वीरेंद्र कुमार सतर्क हो गया। उसने प्रिया को घूर कर देखा। क्या इंस्पेक्टर साहब ने? नाम क्या है तेरा और किस इंस्पेक्टर की बात कर रही है? जी, आप ही थे। आपने कल बाजार में एक बुजुर्ग महिला के संतरों की टोकरी सड़क पर फेंकी थी। मैं उनकी बेटी हूं। प्रिया ने अपनी आवाज में थोड़ी घबराहट लाने की कोशिश की। यह सुनते ही वीरेंद्र और संजय जोर जोर से हंसने लगे। ओ, तो तू उस बुढ़िया की बेटी है, वीरेंद्र ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तो क्या हुआ? सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो डंडा पड़ेगा ना। चल भाग यहां से, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। प्रिया ने थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा। लेकिन यह गलत है, आपने वर्दी का गलत उपयोग किया है। थानेदार संजय गुस्से में बोला। तू हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा बोलना तो तुझे ही अंदर कर दूंगा। सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में निकल यहां से। प्रिया वहीं खड़ी रही और बोली, मैं फिर भी लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी।
बहस बढ़ रही थी कि तभी एक हवलदार दौड़ता हुआ अंदर आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं। सर महेश तिवारी जी थाने में आ रहे हैं। महेश तिवारी का नाम सुनते ही वीरेंद्र और संजय दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। महेश तिवारी शहर का एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली नेता था, जिसके इशारे पर पुलिस वाले नाचते थे। दोनों इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से ऐसे उछले जैसे बिजली लग गई हो। अरे जल्दी करो, गेट खोलो, संजय ने हवलदार को डांटा और दोनों दौड़कर गेट की तरफ गए। जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी आ रहा हो। एक सफेद जीप थाने के अंदर आकर रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पायजामा पहने महेश तिवारी उतरा। अंदर आते ही उसने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या हाल है कुमार, कामकाज अच्छा चल रहा है ना? कोई मुर्गा फंसा आया कि नहीं? आज वीरेंद्र और संजय हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। अरे साहब, आपकी कृपा है, आइए बैठिए। लेकिन तभी महेश तिवारी की नजर कोने में खड़ी प्रिया पर पड़ी। प्रिया को देखते ही उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसके होश उड़ गए। वह जिस लड़की को एक आम लड़की समझ रहा था, उसे पहचानते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और प्रिया के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसका सिर झुका हुआ था। नमस्ते मैडम, आप यहां इस वक्त मुझे फोन कर लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। उसकी आवाज में हकलाहट साफ थी। इंस्पेक्टर वीरेंद्र और थानेदार संजय हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये हो क्या रहा है? यह तो उस बुढ़िया की बेटी है। महेश तिवारी जी इसके सामने हाथ क्यों जोड़े खड़े हैं? जिस महेश तिवारी के सामने पूरा जिला झुकता है, वह इस साधारण सी दिखने वाली लड़की के सामने हाथ जोड़े क्यों खड़ा है? यह लड़की है कौन? वीरेंद्र ने धीरे से संजय से पूछा। यह क्या हो रहा है? संजय ने भी घबराहट में सिर हिला दिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, थाने के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। एक के बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकी। गाड़ियों से डीएसपी, कलेक्टर और जिले के कई बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी उतरे और तेजी से थाने के अंदर आए। वे सब आकर चुपचाप प्रिया के पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए, जैसे अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट कर रहे हों। अब थाने में सन्नाटा था। सिर्फ पंखे की घर घर की आवाज आ रही थी। वीरेंद्र कुमार और संजय शर्मा पत्थर के बुत बन चुके थे। उनके गले सूख गए थे। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। तभी डीएसपी ने आगे बढ़कर गुस्से में वीरेंद्र कुमार की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो जाओ। तुम जानते हो कि कलेक्टर मैडम प्रिया के सामने खड़े हो। कलेक्टर मैडम, यह शब्द किसी बम की तरह थाने में फटा। वीरेंद्र और संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। वे कांपते हुए प्रिया को देखने लगे, जिसे वे कुछ देर पहले संतरा वाली की बेटी कहकर बेइज्जत कर रहे थे। प्रिया की आंखों में अब एक आम लड़की की घबराहट नहीं, बल्कि एक जिला मजिस्ट्रेट का अधिकार और गुस्सा था। उसने अपनी ठंडी और सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार और थानेदार संजय शर्मा दोनों की आत्मा तक कांप गई। यू आर सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। प्रिया ने आदेश दिया, एसडीएम साहब, इन दोनों के खिलाफ वर्दी की धौंस दिखाने, एक आम नागरिक को अपमानित करने और अपनी ड्यूटी न करने के जुर्म में रिपोर्ट दर्ज कीजिए। साथ ही इनके खिलाफ एक विभागीय जांच भी बिठाई जाए। एसएसपी साहब ने तुरंत अपने अधीनस्थों को इशारा किया और दोनों इंस्पेक्टरों की बेल्ट और टोपी उतरवा दी गई। कल तक जो शेर बने घूम रहे थे, आज बिल्ली की तरह सिर झुकाए खड़े थे। तभी नेता महेश तिवारी ने हिम्मत करके कहा, मैडम, नादान है, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए, मैं समझा दूंगा इनको। प्रिया ने घूमकर महेश तिवारी को ऐसी नजरों से देखा कि वह कांप गया। नेताजी, यह नादान नहीं, सरकारी वर्दी में छुपे गुंडे हैं, और जहां तक समझाने की बात है तो अब इन्हें कानून समझाएगा, और बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें, वरना जांच की आंच आप तक भी पहुंच सकती है। महेश तिवारी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि इस नई कलेक्टर से टकराना आसान नहीं है। वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और गुस्सा था जो प्रिया ने पढ़ लिया था। अगली सुबह सब समझ रहे थे कि कलेक्टर बेटी ने मां को न्याय दिलाया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन प्रिया एक दिन रात को जब खाना खा रही थी, तभी उसके निजी फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया
हेलो। दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोला, बस एक भारी सांस लेने की आवाज आई। फिर एक बदली हुई मशीनी आवाज में कोई बोला, कलेक्टर साहिबा, शहर में नहीं हो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर तो बस मोहरे थे, खेल तो अब शुरू होगा। प्रिया ने सख्त आवाज में पूछा। कौन बोल रहा है? वही जिसकी दुम पर तुमने पैर रख दिया है, कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। प्रिया के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह समझ गई थी कि महेश तिवारी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। उसे अब सिर्फ अपनी मां की इज्जत ही नहीं, बल्कि उनकी जान की भी फिक्र होने लगी थी। उसने तुरंत ही एएसपी को फोन किया और अपनी मां के घर के आसपास सादे कपड़ों में 3 पुलिस वालों को तैनात करने को कहा। वह अपनी मां को डराना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई भी खतरा मोल लेना भी नहीं चाहती थी। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे। प्रिया को लगा शायद उसकी चेतावनी काम कर गई और महेश तिवारी पीछे हट गया है, लेकिन वह तूफान से पहले की शांति थी। एक सुबह जब लक्ष्मीबाई बाजार में अपनी संतरों की टोकरी लगाकर बैठी ही थी कि अचानक पुलिस की 4 गाड़ियां वहां आकर रुकीं। उनमें से एक नया इंस्पेक्टर उतरा, जिसे प्रिया नहीं जानती थी। उसने लक्ष्मीबाई की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, है सूचना मिली है कि इन संतरों की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, तलाशी लो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक सिपाही ने संतरों के नीचे से भूरे रंग के नशीले पदार्थ निकाले और चिल्लाया, सर, मिल गया नशीला पदार्थ। बाजार में हड़कंप मच गया। लोग फुसफुसाने लगे, देखो कलेक्टर की मां नशीले पदार्थ बेचती है। लक्ष्मीबाई सन्न रह गई। वह रोते हुए बोली, नहीं साहब, यह मेरा नहीं है। किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। पुलिस उन्हें जबरदस्ती जीप में बिठाकर ले गई। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। कलेक्टर प्रिया की मां नशीले पदार्थ के आरोप में गिरफ्तार। यह महेश तिवारी का मास्टर स्ट्रोक था। उसने प्रिया पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी मां पर वार किया था। अब प्रिया एक अजीब दुविधा में फंस गई थी। अगर वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मां को छुड़ाती तो उस पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगता, और अगर वह चुप रहती तो उसकी बेगुनाह मां जेल में सड़ती। प्रिया के दफ्तर में फोन की घंटियां बजने लगीं। मीडिया मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, हर कोई जवाब मांग रहा था। तभी उसकी बहन सेना अधिकारी राधिका का फोन आया। उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी थी। बहन, यह क्या हो रहा है? मैं आ रही हूं। मैं उस महेश तिवारी को नहीं छोड़ूंगी। प्रिया ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को स्थिर करते हुए कहा, नहीं दीदी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अगर हम भी उनकी तरह गलत काम करेंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? यह लड़ाई अब कानून के दायरे में ही लड़ी जाएगी और जीती भी जाएगी। प्रिया ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा मीडिया हॉल खचाखच भरा था। कैमरों की फ्लैशलाइट उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने माइक संभाला और कहा, मैं जानती हूं आप सबके मन में क्या सवाल है। मेरी मां पर गंभीर आरोप लगे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह एक आम नागरिक हो या कलेक्टर की मां। इसलिए मैं इस केस की जांच से खुद को अलग करती हूं ताकि जांच पर कोई असर न पड़े। एसपी साहब एक विशेष टीम बनाकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। मुझे भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। प्रिया का यह दांव देखकर महेश तिवारी भी हैरान रह गया। उसे लगा था कि प्रिया बौखलाकर कोई गलत कदम उठाएगी, लेकिन उसने तो बड़ी समझदारी से खुद को जांच से अलग कर लिया था। लेकिन प्रिया सिर्फ कानून के भरोसे नहीं बैठी थी। उसने अर्जुन को बुलाया, वही लड़का जिसने पहला वीडियो बनाया था। प्रिया ने कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बाजार में रहते हो, वहां की हर हरकत पर तुम्हारी नजर रहती है। पता लगाओ उस दिन मां की टोकरी के पास कौन कौन आया था। कोई भी अजीब हरकत, कोई भी नया चेहरा, मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। अर्जुन अपनी कलेक्टर दीदी की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। उसने बाजार के दूसरे दुकानदारों और अपने दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक सुराग मिला। पास की एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक आदमी लक्ष्मीबाई की टोकरी के पास कुछ रखते हुए दिखा था।
उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन वह वही आदमी था जिसे लोगों ने सस्पेंड हुए इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार के साथ कई बार देखा था। सबूत मिल चुका था। यह सारा खेल महेश तिवारी ने अपने पिट्ठू सस्पेंड हुए इंस्पेक्टरों के जरिए रचा था। अब बारी प्रिया की थी। उसने एसपी के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। उन्होंने यह झूठी खबर फैलाई कि सीसीटीवी फुटेज में नशीला पदार्थ रखने वाले का चेहरा साफ साफ आ गया है और पुलिस उसे पकड़ने ही वाली है। यह खबर सुनते ही महेश तिवारी के कैंप में खलबली मच गई। उसने तुरंत वीरेंद्र कुमार को फोन किया। वह आदमी पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उसको कुछ करो वरना हम सब पकड़े जाएंगे। महेश तिवारी को नहीं पता था कि उसका फोन पहले से ही पुलिस के निगरानी पर था। वीरेंद्र कुमार और संजय शर्मा उस आदमी को ठिकाने लगाने के लिए जैसे ही शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचे, प्रिया और एसपी ने अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें घेर लिया। हाथों पकड़े जाने पर दोनों ने महेश तिवारी के खिलाफ अपना मुंह खोल दिया। अगली सुबह जब महेश तिवारी अपने घर पर बैठकर चाय पी रहा था और अपनी जीत का जश्न मनाने की सोच रहा था, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने कलेक्टर प्रिया, एएसपी और भारी पुलिस बल को देखकर उसके होश उड़ गए। वह हकलाते हुए बोला, यह क्या हो रहा है मैडम? प्रिया ने अपनी आंखों में लोहे जैसी सख्ती के साथ कहा, खेल खत्म हो गया नेताजी। आपके मोहरे पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने आपके सारे राज उगल दिए हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं है। महेश तिवारी चिल्लाया, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती? एसपी ने आगे बढ़कर उसके हाथ में गिरफ्तारी वारंट थमाते हुए कहा, सबूत यहां है, सबूत आपके सजा के कारणों का लिखित ब्यौरा। हमारे पास आपकी फोन रिकॉर्डिंग है जिसमें आप एक गवाह के खिलाफ गलत शब्द बोल रहे थे। अब आप हमारे साथ थाने चलेंगे। महेश तिवारी का राजनीतिक साम्राज्य एक ही पल में ढह गया। उसे हथकड़ियां पहनाकर पुलिस जीप में ले जाया गया। उसी शाम लक्ष्मीबाई को सम्मान के साथ बरी कर दिया गया। जब जब वह जेल से बाहर आई तो प्रिया उन्हें लेने आई थी। मां बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी और बोली, अब आपको संतरे बेचने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह लक्ष्मीबाई को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपनी पोस्टिंग पर लेकर चली गई और दोनों साथ में खुशी से रहने लगे। जब उसकी बड़ी बहन राधिका की सेना से छुट्टी मिलती तो वह भी आ जाती। तीनों साथ में खुशी से रहते। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है, कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल दुनियावी कहानियां को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवारों के साथ खुश रहिए। पूरी कहानी देखने का आपका दिल से धन्यवाद।